हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में, उत्तराधिकारियों के बारे में कि शिवाजी के बाद उनके सम्राट, उनके जो शासन का क्षेत्र था उस पर किसका अधिकार हुआ, यानी कि उसके बाद कौन राजा बना शिवाजी के बाद। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो लुसेंट सामान्य ज्ञान की वीडियो सीरीज है और उसी में हम लोग शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को कि शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी हुए। ठीक है, तो शिवाजी के बाद कौन बनते हैं, तो संभाजी यहाँ पर उत्तराधिकारी बनते हैं। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। तो कवि जो कलश थे वह संभाजी के सलाहकार हुए और संभाजी शिवाजी के उत्तराधिकारी हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्च 1689 को मुगल सेनापति मरखरब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी। तो 1689 ईस्वी में इनकी हत्या हो जाती है। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। तो 1689 ईस्वी में संभाजी के मृत्यु के बाद राजा राम को नए छत्रपति, नए राजा के रूप में इसका राज्याभिषेक किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि जो 1689 में जो घटना हुई जिसमें मुगल की सेनापति मुखरब खां ने क्या किया, संभाजी और उनके जो सलाहकार कवि कलश थे उन दोनों को गिरफ्तार किया, उनकी हत्या कर दी। ये मुगल सेनापति था। ठीक है, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। आपको बताना है कि शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया था। अगर आप पिछली वीडियो देखे हैं तो आपको मालूम होगा कि शिवाजी की राजधानी कौन थी, लेकिन यहाँ पर राजा राम ने अपनी राजधानी सतारा को बनाते हैं। राजा राम का राज्याभिषेक 1689 में संभाजी के बाद होता है और संभाजी शिवाजी के उत्तराधिकारी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए जो नियुक्त अधिकारी थे उनके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। हवलदार वह किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था, यानी कि किला की जो अंदर की व्यवस्था थी उसकी देखरेख का काम इसका था। ठीक है, और जो शेर-ए-नौबत था यह किले की सेना का नेतृत्व करता था, यानी कि किले की जो रक्षा करने वाली सेना थी उसकी जो यहाँ पर नेतृत्व करता था उसे शेर-ए-नौबत के नाम से जाना जाता था। सबनीस जो था वह किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करता था। किले में अर्थव्यवस्था को ये संभालता था सबनीस। पत्र व्यवहार का मतलब होता है कि एक किला या एक राज्य से दूसरे राज्य को आने वाली जो समाचार या सूचनाएं हैं वो पत्र व्यवहार, ये संवाद का एक तरीका होता है और उसका देख रेख ये करता था सबनीस नाम से। ठीक है, और भंडार का भी देख रेख की किन वस्तुओं की कमी है, किन वस्तुओं की अधिकता हो रही है, इन सभी चीजों का जो देखरेख करता था शिवाजी के किले में उसे सबनीस के नाम से जाना जाता था। चलिए, राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया। तो इसकी मृत्यु 1700 में हो जाती है राजा राम की। ठीक है, राजा राम की मृत्यु हो जाती है। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। देखिए, अब जो ताराबाई थी, ताराबाई कौन थी? यह ताराबाई राजा राम की पत्नी थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र जो कि शिवाजी द्वितीय के नाम से जाना जाता था, शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवा दिया और खुद को मराठा साम्राज्य का वास्तविक संरक्षक बन बैठी, यानी कि वह मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षक अब कौन बन गई? ताराबाई। ताराबाई कौन थी? राजा राम की पत्नी थी। ठीक है, राजा राम की पत्नी थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिविर में वापस महाराष्ट्र आया। ठीक है, तो भोपाल के मुगल शिविर से वापस जब ये महाराष्ट्र आते हैं संभाजी के पुत्र शाहू, ठीक है, जो कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद 1707 में ये औरंगजेब के कब्जे में थे, उनको गिरफ्तार किया गया था वहां पर। तो ये जब वहां से छूट कर आते हैं महाराष्ट्र वापस अपने 1707 में, उसकी मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद ये वापस लौट आते हैं। ठीक है, तो साहू जी यहाँ पर वापस आते हैं। अब जब ये वापस आते हैं तो साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजय हुआ। ताराबाई कौन थी? जो कि अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को राज्याभिषेक करवाया और मराठा साम्राज्य की संरक्षिका बन बैठी थी। ठीक है, और ये ताराबाई राजा राम की पत्नी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ताराबाई और साहू जी के बीच जो युद्ध होता है वह 1707 में होता है। खेड़ा का युद्ध होता है ये, और इसमें साहू जी विजयी हो जाता है। ठीक है, तो साहू जी कौन थे? साहू जी संभाजी के पुत्र थे। ठीक है, और 1707 में एक घटना, महत्वपूर्ण घटना थी, औरंगजेब की मृत्यु, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शाहू ने 22 जनवरी 1708 को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाता है। ठीक है, तो ये 1707 में ये जीतता है, और 1708 जनवरी में, 22 जनवरी 1708 को राज्याभिषेक साहू जी करवाते हैं। साहू जी जो कि संभाजी के पुत्र थे। आगे बढ़ते हैं। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग थे। ठीक है, तो साहू जी के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के जो प्रवर्तक थे वो पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे, यानी कि साहू जी के जो पैतृक यानी कि पिता के समय के जो प्रधानमंत्री थे वो वे लोग। ठीक है, पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। ठीक है, तो ये पेशवा जो था वो पुणे में रहता था। ये पैतृक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया, और क्योंकि ये वंशानुगत पद हो गया था, पेशवा का जो पद था वह वंशानुगत, यानी कि उसके बाद उसके ही वंश के लोग आगे बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। तो इन्होंने बालाजी विश्वनाथ को क्या बनाया? अपना पेशवा बनाया, जो कि हम लोगों ने शिवाजी वाले वीडियो में पढ़ा था कि पेशवा क्या था, वह प्रधानमंत्री था और वे राज्य के कार्यभार को देखता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात है ये कि ये साहू जी के नेतृत्व में जो नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, वो उनका जो पेशवा वाला पद था वो पैतृक हो गया था। ठीक है, ठीक, तो वंशानुगत हो गया था, एक के बाद एक पेशवा पद वंशानुगत हो गया था। तो इसमें 1713 ईस्वी में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया, और उनकी मृत्यु 1720 में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ के बाद जो पेशवा बनते हैं उनका नाम पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया गया। कौन बनाया था? तो साहू जी ने। ठीक है, साहू कौन थे? तो ये संभाजी के पुत्र थे, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु 1720 ईस्वी में होती है। ठीक है, और 1720 ईस्वी में जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होती है तो बाजीराव प्रथम जो है वह पेशवा के पद पर बैठता है। आगे बढ़ते हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम ने, ठीक है, यही बाजीराव प्रथम जो कि बालाजी विश्वनाथ के बाद बैठता है। ठीक है, तो पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्ण नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू कहते हैं कि निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे, निस्संदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। तो यहाँ पर देखिए वंशानुगत हो गया था, पेशवा का जो पद था वह वंशानुगत हो गया था। तो बालाजी विश्वनाथ के बाद जो बाजीराव प्रथम बनते हैं ये उन्हीं का पुत्र हैं। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर साहू जी कहते हैं कि आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। और इन्होंने बताया कि जो बाजीराव प्रथम थे, उन्होंने जब देखा कि जो
मराठे हैं, जो मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य की जो स्थिति है वह क्या हो रही है, कमजोर हो रही है। तो जब कमजोर होती स्थिति को देखा तो उसका फायदा उठाने के लिए शाहू को इन्होंने उत्साहित किया और कहा कि ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर हमला करेंगे और हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करेंगे और जिससे क्या हो जाएगा कि ये इनकी शाखाएं स्वयं गिर जाएगी और हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्ण नदी से अटक तक फहराने लगेगा। तो ये बालाजी अ, ये बाजीराव प्रथम ने कहा था शाहू को ऐसा, इसलिए क्योंकि वो मराठों थी जो मुगलों पर है उन पर हमला करे, ठीक है, और उसके क्षेत्र को जीते। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंगी सीवा गांव की संधि हुई। तो जो पालखेड़ा का युद्ध हुआ था वह 7 मार्च 1728 ईस्वी को हुआ था। निजाम मुल्क और बाजीराव प्रथम के बीच हुआ था यह युद्ध और इसकी जो अंतिम जब इसकी संधि होती है मुंगी सीवा गांव की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त होता है और इस युद्ध में निजाम की हार होती है। ठीक है, फिर से ध्यान देते हैं। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी को बाजीराव प्रथम एवं निजाम मुल्क के बीच होता है। इस युद्ध की समाप्ति मुंगी सीवगांव की संधि के तहत होता है और इस युद्ध में निजाम की हार होती है, वहीं पर बाजीराव प्रथम की जीत होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला, ठीक है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मई 1737 को दिल्ली पर धावा बोला था और उस समय मुगल बादशाह मुहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली पर आक्रमण करने वाला यानी कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन हुआ, तो उनका नाम था बाजीराव प्रथम। ठीक है, और इन्होंने 29 मार्च 1737 ईस्वी को हमला किया दिल्ली पर और इनके हमला से दिल्ली पर धावा बोल दिया और उस समय के जो मुगल बादशाह था मुहम्मद शाह वह दिल्ली छोड़ने को तैयार हो गया। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। ठीक है, बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला के संबंध होने के महिला से संबंध होने के कारण चर्चित था। तो बाजीराव प्रथम का मस्तानी नामक एक महिला के साथ संबंध था, इस वजह से वह ज्यादा चर्चित हो गया। ठीक है, यहाँ पर है कि 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बनते हैं। तो बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद अब यहाँ पर बालाजी बाजीराव आते हैं जो कि 1740 ईस्वी में पेशवा पद को संभालते हैं। ठीक है, 1750 में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। तो 1750 में संगोला की संधि हुई, उसके बाद पेशवा के हाथ में क्या हो गए, सारे अधिकार सुरक्षित आ गए। चलिए आगे देखते हैं। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार ये नाना साहब डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है, तो आप याद रखिएगा कि बालाजी बाजीराव ही नाना साहब हैं। ठीक है, झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच हुआ। झलकी की जो संधि है वह हैदराबाद के निजाम और बालाजी के साथ होता है। ठीक है, बालाजी बाजीराव के समय से ही पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है, समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई और इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु हो गई। 1761 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1761 ईस्वी में जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है उसमें मराठों की क्या होती है, बेजोड़ हार होती है और इस हार को यह नहीं सह पाते हैं बालाजी, इसी कारण इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1761 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। तो 1761 ईस्वी में बालाजी के बाद माधव नारायण प्रथम, ठीक है, माधव नारायण प्रथम क्या बनता है, पेशवा बनता है और इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास यहाँ पर करता है।
देखिए यहाँ पर कुछ संधि बताई गई हैं अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियों जिनके वर्ष और संधियों के नाम दिए गए हैं उनको आप ध्यान से याद रख सकते हैं तो रख लीजिए। जैसे सूरत की संधि 1775 ईस्वी में होता है, पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में होती है, बड़गांव की संधि 1789 ईस्वी में होती है, सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में होती है, वसीन की संधि 1802 में होता है, देवगांव की संधि 1803 में होता है, सूरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में होता है, राजापुर घाट की संधि 1804 में होता है, नागपुर की संधि 1816 में होता है, ग्वालियर की संधि 1817 में होता है, पूना की संधि 1817 में होता है, मनसंदौर की संधि 1818 में होता है। एक बार फिर से इन सारी संधियों को देखते हैं, जैसे कि सूरत की संधि 1755 ईस्वी में, पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में, बड़गांव की संधि 1789 ईस्वी में, सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में, वसीन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में होती है, राजापुर घाट की संधि 1804 में होता है, नागपुर की संधि 1816 में होता है, ग्वालियर की संधि 1817 में होता है, पूना की संधि 1817 में होता है, मनसंद मंदसौर की संधि जो होती है वह 1818 में होती है। तो ये कुछ प्रमुख संधियां थी जिन्हें आप याद रखिएगा, जो कि अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली ये प्रमुख संधियां थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि माधव राव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और मुगल बादशाह अब मराठों की पेंशन भोगी बन गए। तो यहाँ पर माधव राव जब फिर से मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को स्थापित करने का प्रयास जब करते हैं, तो उसी क्रम में ये ईस्ट इंडिया कंपनी की कंपनी की पेंशन पर जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था उसको पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाता है और अब शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह है वह मराठों की पेंशन भोगी बन गया, यानी कि मराठों के एक तरह से मराठों के संरक्षण में वो रहने लगा। ठीक है, आगे है कि पेशवा नारायण राव 1772 से 1773 ईस्वी की इनकी हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव द्वारा कर दी गई। तो नारायण राव जो थे पेशवा, उनकी हत्या उनके ही चाचा रघुनाथ राव ने कर दिया। ठीक है, पेशवा माधव राव नारायण द्वितीय की अल्प आयु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर पेशवा माधव राव नारायण द्वितीय की अल्प आयु के कारण, क्योंकि जो पेशवा का पद था वह वंशानुगत हो गया था, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर जो माधव राव नारायण द्वितीय थे उनकी जब अल्पायु था, इसी के देखते हुए अल्पायु के कारण यहाँ पर एक सभा बनाई गई जो कि 12 सदस्यों की एक परिषद थी जिसे 12 भाई सभा के नाम से जाना जाता था और यही फिर मुगल राज्य की देखरेख करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, एक महादहजी सिंधिया और दूसरा नाना फडणवीस। ये 2 लोग महत्वपूर्ण थे 12 भाई सभा में, जो कि 12 सदस्यों की एक परिषद थी, जिसमें पहला व्यक्ति था महादहजी सिंधिया और दूसरा नाना फडणवीस। ये 2 लोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे इन 12 सदस्यों में। ठीक है, नाना फडणवीस का मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। ठीक है, बालाजी जनार्दन भानु किनका नाम था? नाना फडणवीस का मूल नाम था। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। ठीक है, अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने उन्हें मराठों का मैकियावेली कहा। मैकियावेली जो था वो बहुत बड़ा
बड़ा राजनीतिज्ञ था, ठीक है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जेम्स ग्रांट टफ ने नाना फंडमेनिस यानी कि बालाजी जनार्दन भानु को मैकियावेली की उपाधि देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतिम पेशवा जो हुआ वह राघवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, ठीक है। अंतिम पेशवा राघवा का पुत्र जो बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। अब ये अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था और मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। जब क्योंकि देखिए ये अंग्रेजों के सहायता से बनता है, तो जाहिर सी बात है उस समय का जो काल था, उस समय का सबसे बड़ा दो ही दुश्मन थे, एक तो अंग्रेज और दूसरा मुगल। अगर इन दोनों के लिए, मराठों के लिए, अगर मराठों को विस्तार करना है तो इन दोनों से लड़ना ही था। मुगल तो खुद अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अंग्रेज उस समय ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, अपनी चरम पर बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर अब जब ये अंग्रेजों से सहायता करके आता है तो अपनी खुद का कैसे विस्तार करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। यह भी याद रखिएगा कि प्रथम मराठा सरदार कौन था जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार किया, तो वह बाजीराव द्वितीय था। बाजीराव द्वितीय जो था राघवा का पुत्र था, 1776 में पुरंदर की संधि हुई। 1776 में पुरंदर की संधि होती है और इसी संधि के तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। तो रघुनाथ राव को जो समर्थन दिया था उसको कंपनी ने यानी कि अंग्रेजों ने वापस ले लिया। अब देखिए यहाँ पर 3 युद्ध की चर्चा की गई है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो एक एक करके इन युद्धों को देखते हैं। प्रथम युद्ध जो होती है वह 1782 ईस्वी में होती है और यह सालाबाई संधि के साथ समाप्त हो जाती है। सालाबाई की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाती है, जो कि 1782, ठीक है, 1782 में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वह 1803 से 1805 ईस्वी के बीच होता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध यह 1803 से 1805 के बीच होता है, जिसमें भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी और इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई। देखिए भोसले कहाँ से थे, नागपुर से थे और इन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी और इसी का परिणाम रहा कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो 1803 से 1805 के बीच हुआ इसमें। और इस युद्ध को रोका गया 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि के साथ, ठीक है। तो देवगांव की संधि कब होती है? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होती है? 1803 से 1805। आगे बढ़ते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है जो 1817 से 1819 ईस्वी के बीच हुआ और इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर पेशवा जो था, पेशवा का जो वंशानुगत पद था उसको समाप्त कर दिया गया और मराठा शक्ति को भी समाप्त कर दिया गया तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच हुआ, ठीक है। और इसके बाद अब मराठों की जो शक्ति थी वह पूरी तरह से समाप्त हो गई, ठीक है। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा पद को समाप्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर पेशवा जो बाजीराव द्वितीय था उसने कोरेगांव और अष्टी के युद्ध में जब हार जाता है तो ये फरवरी 1818 में मेलकम में इसने क्या कर दिया? अपना आत्मसमर्पण कर दिया। मेलकम के सम्मुख यहाँ पर 1818 में क्या करता है? ये आत्मसमर्पण कर देता है, ठीक है। और अंग्रेज अब यहाँ पर क्या करते हैं कि पेशवा के पद को समाप्त कर देते हैं और उसके बाद बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर
हटाकर यहाँ पर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। यानी कि उसको अपने क्षेत्र से हटाकर दूसरी जगह पेंशन पर भेज देते हैं, जहां पर इसकी मृत्यु 1853 में इसकी मृत्यु हो जाती है बाजीराव द्वितीय की। तो इस तरह से हाँ, मराठा साम्राज्य की समाप्ति होती है और मराठा में पेशवा की जो पद थी उसको भी वंशानुगत का जो था उसको भी हटाकर समाप्त कर दिया जाता है। इस तरह से हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। अगली वीडियो जो हमारी शुरू होगी वह आधुनिक भारत से शुरुआत होगी। ठीक है, तो अब हम लोग आधुनिक भारत में प्रवेश कर चुके हैं। ये लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ते हुए देखेंगे उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें आधुनिक भारत से हमारी वीडियोज आने वाली है।